नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज हम एक सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान की आय दोगुनी कब होगी। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को विकसित कृषि अभियान के तहत औरैया समेत 4 जिलों में मक्का की फसलों का हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए। इसमें कानपुर, औरैया, कन्नौज और हरदोई जनपद शामिल रहे। यहाँ उन्होंने किसानों से संवाद किया और नई तकनीकों को अपनाने, खेती में वैज्ञानिकता का उपयोग करने, आय बढ़ाने इत्यादि के लिए प्रेरित किया। सीएम योगी ने मंच पर पहुंचकर जनपद के उन्नतिशील 5 किसानों को सम्मानित भी किया। सीएम योगी ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जो किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। लेकिन जो सीएम योगी ने कहा, क्या वही जमीनी हकीकत भी है? यह बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट लिया था और यह दावा किया था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। लेकिन आज 2025 है। किसान आय दोगुनी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह इंतजार कब जमीनी हकीकत बनेगा, कब उनका इंतजार खत्म होगा, यही सबसे बड़ा सवाल भी है। तो क्या यह मुमकिन हो पाएगा? जो बातें और दावे किए जा रहे हैं, क्या वह संभव हो पा रहे हैं? अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर आज हम इसको टटोलेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले यह सुनिए। उसी प्रदेश में आज वही प्रदेश 2 फसल के अलावा एक तीसरी फसल मक्का की 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसका उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रही है। कि हम खेती की लागत को कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले, तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान जीवन में अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे। तो किसानों की आय दोगुनी कब होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो किसानों के चेहरे पर एक आशा की लकीर ज़रूर नज़र आ रही थी। उनके आंखों में यह उम्मीद जग रही थी कि शायद इस बार जो कहा जा रहा है वह संभव हो पाए। किसानों की बात की जा रही है। हाँ, यह भी बात ज़रूर है कि उनके लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो सफिशिएंट हैं? क्या जो बातें की गई थी यह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, या अभी भी बहुत सारी चीज़ें उन पेंडिंग लिस्ट में है जिनको किया जाना बाकी है? बात मक्का की जा रही थी, बात औरैया जनपद की जा रही थी, कानपुर भी उसमें शामिल था, कन्नौज और हरदोई भी शामिल था, इन तमाम जनपदों के किसान भी शामिल थे। ऐसे में उनके चेहरे पर क्या वह मुस्कान आ पाएगी जिसके वे हकदार हैं? क्या किसानों के लिए जो किया गया है, कहा गया है, वह पर्याप्त है, या इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें जोड़नी होंगी? तो मौसमी आपदा में फसल ख़राब भी हो रहे हैं। एक तरफ यह भी बात है, मुआवजे को मिलने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, यह भी बात है। और जो मुख्य बात है वह यह है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, खूब ज़ोर शोर से कही गई थी, लेकिन वह अभी तक ज़मीनी हकीकत तो नहीं बन पाई है। उस पल का इंतज़ार अभी भी किसान कर रहे हैं। आय को लेकर सरकार और किसान दोनों के सामने एक चुनौती है कि इसे कैसे पूरा किया जाए। और खेती में इस्तेमाल करने वाले वस्तुओं की भी तो कीमत बढ़ रही है। एक तरफ तो डीएपी की किल्लत है जो मिल नहीं रही है, दूसरी तरफ एनएपी से काम चलाना पड़ रहा है, एनपीए से, और उसमें भी उसके रेट में इजाफा कर दिया गया है। ऐसे में 50 रुपये प्रति बोरी उसका भी दाम बढ़ा दिया गया है। तो किसानों के ऊपर तो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, और आय फसल की कीमत क्या मिल रही है यह भी सबको पता है। ऐसे में किसान के लिए क्या ये सबसे स्वर्णिम समय है, या वह स्वर्णिम समय अभी भी आना बाकी है? क्योंकि जो बातें की जा रही हैं वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ तो ज़मीन पर नहीं ही उतर रही है।
किसानों की मौजूदा स्थिति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब के दावे, इनका क्या मतलब है, ये सारे सवाल और इनके जवाब को लेने की आज हम कोशिश करेंगे। चर्चा की सीधे शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान अब जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर नेता आलोक वत्स साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रविंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जगदीश सिंह साहब भी जुड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय राय सर भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले जगदीश सिंह साहब, शुरुआत आपके साथ करते हैं। किसानों की बात को बहुत करीब से आप समझते हैं, उनके दुख दर्द, कैसे चेहरे पर मुस्कान आए, आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे सिर्फ यह बता दीजिए सिंह साहब, कि हम किसानों की स्थिति अभी वैसी है जैसी होनी चाहिए थी, जैसे दावे वादे किए गए थे, या अभी भी उनसे जो कुछ कहा गया था उसमें बहुत कुछ होना बाकी है? सिंह साहब, बात तो हम इसी बात से करेंगे कि देखिए, एट प्रेजेंट जो भी परिस्थिति है, सरकार एवं किसान भली भांति समझ चुके हैं कि सरकार जो भी कह रही है करने का कोई इरादा नहीं, और किसान अपने आप अपनी परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार और जूझ रहा है। अब मक्के की खेती के बारे में जो बात हुई, मुख्यमंत्री जी गए और रैया गए और उन्होंने तरह तरह की घोषणा की, पर एक मूल जो बात है वो शायद मुख्यमंत्री जी को उनके अधिकारियों ने नहीं समझाया। उनका उद्देश्य है मक्के की खेती बायोडीजल के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। उनका उद्देश्य है कि इथेनॉल जो ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है 2018 में जो स्टार्ट हुआ था, जो 1.5% 2014 से लेके अब उसको 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात है पेट्रोल में। इसी के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि हमारे कुछ जनपद मक्का की खेती अपनाएं। बिल्कुल गलत है ये सोच। ये सोच इसलिए गलत है कि मक्का की खेती मूल रूप से जिन जनपदों में करनी चाहिए और होती है, उन जनपदों पे इसका जोर नहीं है। एक बात अगर देखा जाए तो प्रयागराज, आजमगढ़ और ये सारे जो जिले हैं, यहाँ मक्का की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। और एट प्रेजेंट जहां वो लोग फोकस कर रहे हैं वो जनपद हैं जहां गन्ना की खेती प्रमुखता से की जा रही है। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरी चीज, मक्का की खेती सिर्फ इथेनॉल के लिए नहीं है, पोल्ट्री फीड के लिए मक्का अत्यंत ही आवश्यक इनपुट है। और अगर हम उसको फीड से हटा के मक्का को इथेनॉल ब्लेंडिंग में ले जाएंगे तो वहां पे क्राइसिस होगा, फीड स्टॉक क्राइसिस होगा। और ये चीज को बिल्कुल नजर नहीं किया गया, इस पे जरा भी गौर नहीं किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको ये दिखाता है कि अधिकारियों ने अधूरा बात पेश किया है और अधूरी योजना से वो फिर बस घोषणा के लिए ही, एक इवेंट के लिए ही ये सारा कुछ हो रहा है। किसान की भलाई, इसका कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है सिंह साहब, इसलिए अब सीधे सबसे पहले वत्स साहब आपके पास। साहब 8 साल हो गए सरकार को, केंद्र में 11 साल, देखिए संयोग है आज पूरा हो गया है मोदी सरकार का। आप अभियान छेड़ने की कोशिश में, मैं सिंपल, आपने चूंकि वत्स साहब सबसे पहले जगदीश सिंह साहब को सुना, किसानों से ताल्लुक रखते हैं, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ वत्स साहब, क्या केवल बातें हैं? बातों का क्या? कैसे रिसर्च की जा रही है, कैसे चीज़ों को करना है? क्या एक्सपर्ट से बात राय नहीं ली जा रही है? ये जो बातें की जा रही हैं, इससे तो किसानों का भला होता दिख तो नहीं रहा है वत्स साहब। अब तरीका क्या है, आप ही बताइए। देखिए, जगदीश जी ने कहा, उनकी बातों से मैं सहमत हूं कि अभी भी और अच्छा करने की गुंजाइश बाकी है। और ये सही है कि कभी कभी अधिकारीगण वाहवाही लूटने के क्रम में कुछ अनियोजित बातें भी मुख्यमंत्री के सामने रख देते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर काफी प्रगति किया है योगी जी के राज में। ड्रिप इरिगेशन हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, क्रॉप्स को मॉनिटर करने का, या प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो, ये सब बातें पूर्व में कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। तो इन चीजों से और जो मैकेनिज्म प्रोवाइड हो रहे हैं, उससे खेती
परिस्थिति में काफी इम्प्रूवमेंट आया है। उसके साथ साथ हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज भी किसानों को प्रोवाइड कराया है और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी उनको ले जाने की कवायद हम लगातार कर रहे हैं। जीरो विलेज भी कर रहे हैं, जिसके तहत पानी का पानी बचाया जा सके और सॉइल की क्वालिटी और उसमें मॉइस्चर बना रहे, इसकी भी कवायद वैज्ञानिक ढंग से की जा रही है। सब कुछ अगर की जा रही है तो सर जमीनी हकीकत इससे थोड़ी धुंधली सी नजर क्यों आ रही है? मुझे तो यही चिंता होती है। ठीक है, मैं समझ गया आप। नहीं ठीक है, आपने बातों को तो गिनाया ही है वत्स साहब। उसके साथ ही सम्मान निधि योजना के तहत वो सब तो फाइनेंशियल हाँ वो सब तो चल ही रहा है, हम लोग उसके घोषणे दावे सुनते हैं। ठीक है सिंह साहब, विपक्ष हैं आप, विपक्ष लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता ही है और आप सत्ता को वो आईना दिखाते हैं समाज का, आपकी भी बहुत अहम भूमिका है। क्या जो बातें की जा रही हैं, मतलब सिंपल है सवाल, शीशा साफ है, जो दिखाई जा रही है वह दिख रहा है जनता को? देखिए यहाँ धन्यवाद करेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता जी का कि उन्होंने स्वीकारा, कुछ बातों से वो स्वीकार रहे हैं, सहमत हैं। बिल्कुल इस चीज का मैं स्वागत करूंगा और ये एक अच्छी बात है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी गलतियों को भी स्वीकारें। चलिए ठीक। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है। वत्स साहब, आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया, ड्रोन से जो भी खेती की बात, तो यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करके प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदी और इससे संबंधित योजना लाई थी। और ड्रोन दीदी योजना में एट प्रेजेंट स्थिति ये है कि वो जो ड्रोन दिया गया, एक तो पहली बात तो जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से ये 10% लोगों को भी अभी तक दिया नहीं गया, और जो 10% को दिया भी गया है उसमें स्थिति ये है कि वो जो ड्रोन दिया गया है वो 8 मिनट से 7 मिनट से ज्यादा, 7 मिनट 8 मिनट से ज्यादा वो उड़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है जगदीश साहब, वो तो खैर मैं समझ गया, हवाई बातें आपसे तो मैंने टिप्पणी ली थी, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन विपक्ष के नाते सवाल मेरा रविंद्र सिंह साहब से था। हालांकि आपने उसमें ऐड ऑन कर दिया वैल्यू, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन रविंद्र सिंह साहब आप भी अपनी राय दे ही दीजिए, जो आईने की चर्चा हम कर रहे थे उस आईने में सब कुछ नजर आ रहा है क्या? जी भाई साहब, ये जो किसान की आय दुगनी का जुमला है ये पार्ट 3 है। पहला पार्ट आया था 2016 में जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था, दूसरा पार्ट 2022 में आया था जब गृह मंत्री जी ने बोला था, अब 2025 में ये किसान की आय दुगनी करेंगे योगी जी, ये पार्ट 3 है। अब हेलीकॉप्टर से होगा ये किसान की आय दुगनी, जहाँ से खेत दिखते ही नहीं है, मक्का तो दिख ही नहीं सकता है, वहां से बैठ के वो किसान की आय दुगनी करेंगे हेलीकॉप्टर में। तो ये हवाई बातें हैं, थोड़ा सा आंकड़ा देख लें तो पता लग जाएगा कैसे ही नाकोड़ पे कर सकते हैं। जबकि वादा किया था मोदी जी ने एमएसपी देंगे, माफी मांग रहे हैं, 700 किसान शहादत भी किए थे, उसके बाद भी क्या आंकड़े जरा देख लीजिए। जो किसान 27 रुपया पर डे, मतलब कि 810 रुपया महीना कमाता है, वो गरीब नहीं माना जाएगा। ये भारत सरकार ने आंकड़ा बना दिया। उत्तर प्रदेश में किसान की आय की वर्तमान वृद्धि दर लगभग 3% से कुछ कम है। अगर यही वृद्धि दर रही तो 2047 तक भी दुगनी नहीं होगी। फिर ये बताते हैं कि गेहूं की खरीद को देख के इनके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। वर्तमान गेहूं की खरीद में जो लक्ष्य रखा गया 60 लाख मीट्रिक टन, और अब तक 10 लाख से कुछ ज्यादा मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर पाए हैं जी। एमएसपी रखा है इन्होंने 2425 रुपया। हम लोग थोड़ा अच्छे किस्म के किसान हैं, हम लोगों ने अपने जो गेहूं बेचे हैं वो 20 रुपए में बेचे हैं, मतलब 2000 रुपए में बेचे हैं। क्यों? क्योंकि एक झूठ बोलते हैं कि इन्होंने क्रय केंद्र 5500 से ज्यादा क्रय केंद्र बनाए करके, वो भी कितने गाँव के लिए? 98,000 राजस्व गांव है, उसके लिए 5500 क्रय केंद्र, वो भी काम वाम नहीं करते हैं ये। तो हम लोग अपने घर से बुला के बिचौलियों को दे देते हैं, मतलब 2000 रुपए में दिया आपने। समस्याएं क्या है इसको भी सुन लेते हैं। ये जो निराश्रित पशु हैं और जो प्रतिबंधित पशु हैं, ये कम से कम हमारा 30 से 40% का उत्पाद खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं।
इसके लिए 8 साल में किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं कर पाई है सरकार। खाद, बीज, पानी, इसका कोई भी समस्या नहीं निकाल पाई। गन्ना किसान का रकबा खत्म होते चले जा रहा है। पिछले 8 साल में 60 पैसा प्रति किलो गन्ने का दाम बढ़ाया है और चीनी का दाम बढ़ गया 15 से 20 रुपया प्रति किलो। मतलब व्यापारियों को फायदा दिलाएंगे। मंडियों का अभाव है। हम लोग अपने टाइम में हम लोगों ने मंडियां बनवाई थी, उन मंडियों में घासें उगी पड़ी हुई हैं। सरकारी स्तर पर जानकारी देने की कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। बताए थे वो फसल बीमा होगा और मृदा बैंक होगा, सब जुमलेबाजी है। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है राजस्व मुकदमों से। राजस्व मुकदमे डिसाइड नहीं होते, खेत खाली पड़े रहते हैं। अब जो सबसे बड़ा समस्या पैदा की है उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, खतौनियों में बिना किसी प्रकार का मुकदमा दायर किए बंटवारा कर दिया। उसका झगड़ा चल रहा है। सब किसान किसानी छोड़ के अब चल रहे हैं एसडीएम न्यायालय में या तहसीलदार न्यायालय में हाजिरी लगा रहे हैं। जो भू अधिग्रहित करते हैं, जबरिया भू अधिग्रहित करते हैं, तो उससे हमारा जो सिंचित क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है वो घट जाता है। तो इस प्रकार की समस्याओं का कोई इलाज नहीं है। इन समस्याओं का इलाज हवाई जहाज में नहीं हो सकता है। नहीं, ठीक बात है रविंद्र नहीं हो सिंह। सकता। ओके। विनय राय सर, एग्रेरियन इकोनॉमी हमारी देश उस पर काफ़ी रिलायंट है, हकीकत भी है ये। और जिस तरह से सत्ता पक्ष अपनी बातों को रख रहा है और विपक्ष इन विषमताओं को गिना रहा है, तो सर ये कैसी पिक्चर है जिसके बारे में पटकथा कुछ समझ ही नहीं आ रही है। क्लाइमेक्स कब आएगा, हो क्या रहा है, दिख कुछ रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ऑडियंस के नाते तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और ऑडियंस हमारी वो किसान है। वो इस पिक्चर को कैसे जज करे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की अगर मंशा है किसानों को सशक्त करने की, मजबूत करने की, तो योजना जो ले आती है पहले योजना जमीन पर भी आनी चाहिए। हमने तमाम तौर पर देखा है आज की तारीख में, चाहे वो बीज वितरण की बात कही जाती है, बीज कैसे बढ़ता है, क्या कोई इसका कुछ सिक्योर नॉर्म्स है या कोई ट्रांसपेरेंसी है कि बीज किस किसान को दिया जाएगा। आप कृषि मेला लगाते हैं, सेलेक्टेड किसान जो कृषि अधिकारी चयनित करके लाता है आप उसको बीज दे देते हैं। उसी तरीके से जो ट्रैक्टर वितरण किया जाता है, खेती के लिए जो औजार दिए जाते हैं कृषि विभाग से, इसका कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं। तो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में जो किसान खेती कर रहा है वो अपने बलबूते पे कर रहा है। आप नहरों की स्थिति देख लीजिए कि आज की तारीख में नहरें सूखी हुई, जब बारिश होगी उस समय नहर भरी होगी, तो खेती करेगा कैसे? गाँव में बिजली की स्थिति अलग से खराब है, आखिर वो ट्यूबवेल चलाएगा कैसे? सबसे बड़ी चीज है कि अब परंपरागत खेती से किसानों का भी दिमाग हट चुका है। एक तौर पर किसान नेता हमारे साथ जगदीश सिंह जी बैठे हुए जब बेहतर जानते होंगे, जैसे कुशीनगर के समय में गन्ने का जंगल कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में केले के लिए जाना जाता है। रामचरण वर्मा अगर आज केले की खेती बाराबंकी में कर रहे हैं तो क्या उनको सरकार से प्रोत्साहित किया गया? उन्होंने अपने मन से एक स्वेच्छा से अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। चाहे विपिन वर्मा हो जो ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो सरकार बीजों का वितरण कराती है या जिनके माध्यम से बीज दिए जाते हैं, उस बीज में भी बिचौलिए हावी है। वो नॉर्म्स के विपरीत घटिया बीजों की सप्लाई करते हैं। अब किसान बेचारा जो बीज लेके जाता है उसको लगता है कि हम खरबूजा लगा रहे हैं या केला लगा रहे हैं या टमाटर लगा रहे हैं, उससे कुछ बेहतर मुझे हासिल होने वाला है, लेकिन उसे उस तरह के बेहतर परिणाम नहीं मिलते। अभी बिहार के दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री गए हुए थे, लीची के व्यवसायियों ने उनके सामने एक शिकायत रखी कि लीची की जो खेती है लीची तोड़ी जाती है और 48 घंटे के बाद लीची खराब हो जाती है, उसकी स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टोरेज किसान तो नहीं बनवाएगा, स्टोरेज तो सरकार को बनवाना होगा और सरकार को ही पहल करना होगा, वरना अगर लीची टूट गई और 48 घंटे बाद वो खराब हो गई तो लीची उसकी किस काम की? सही बात। मलियाबाद का आम है, अगर मलियाबाद का आम को सरकार ने नहीं व्यवस्था देकर लगाई, यानी किसानों ने आम का उत्पादन शुरू किया, लेकिन उस आम को ठीक से प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, उसके रख रखाव की व्यवस्था दी जाए, तब जाके किसान उत्साहित होता है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि किसान आधे अपने श्रम पर आधा सरकार के सहारे टिका, और बेहतर ये होगा इस मामले की व्यवस्था करे, उसको सही समय पर खाद, सही समय पर बीज, सही समय पर पानी कैसे उपलब्ध हो, और जो उत्पादन किसान करे उसको कैसे ठीक से रख रखाव की व्यवस्था मिले। जब तक उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी किसान समृद्ध नहीं हो सकता। सिर्फ 2000 दे देने से या कोई बड़े बड़े वादे कर देने से बात नहीं बनती है। सबसे बड़ी बात है किसान को व्यवस्था देने की, वो सरकार ही दे सकती है। ठीक है, नहीं आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, इसलिए करना तो सरकार को है, सत्ता पक्ष को है, वक्त का अभाव है, लेकिन छोटी छोटी टिप्पणी में जरूर लेने की कोशिश करूंगा। वत्स साहब, एक नारा सुना जाता है, कहा जाता है, गुनगुनाया जाता है, जय जवान जय किसान।
जब लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, यह स्लोगन दिया था, इसका आशय क्या आज के दौर में भी उतना ही प्राथमिक तौर पर यदि देखा जाए तो रेलेवेंट है? मेरा यही सवाल है। जवानों के तो गुणगान हम कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, किसानों की गुणगान असल में कब होगी? करना आप ही को है वत्स साहब, प्लीज थोड़ी संजीदगी दिखाइए सर, छोटा सा कमेंट दीजिए जल्दी। देखिए, जितना हम जवानों को उत्साहित करते हैं उससे दुगुना हम किसानों को उत्साहित कर रहे हैं। ये सही है, जो भी लीची और आम के स्टोरेज की बात कर रहे थे, तो इनकी भी तो रेजिप थी, क्यों नहीं कर दिया था इन्होंने उस समय? दूसरों पर दोषारोपण थोपने से अच्छा है कि आप खुद भी किए होते कुछ, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, उंगली जरूर उठाएंगे। हमारी 13.7% थी पहले ग्रोथ एग्रीकल्चर में, आज वो बढ़ के 16.8 हो गई है। 65% आबादी कृषि पर आधारित है उत्तर प्रदेश में, और लगातार उनके इनकम में इजाफा हो रहा है। आज गन्ने का इन लोगों ने कितना भुगतान किया था? मैं समझ गया वत्स साहब ने, ठीक है, 14,000 करोड़ से ऊपर रुपया किसानों का, ठीक 1,000 करोड़ रुपया आपने भुगतान किया। ठीक है, ठीक है, तो मैं आज किसान समझ गया, समझ गया। लगातार ये ठीक है कि अभी बहुत सफर तय करना है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि वी हैव रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, लेकिन हम लगातार ये कवायद कर रहे हैं कि उनका डेवलपमेंट और किस तरह से हो सके। ठीक है, बस हमने, मुझे सत्ता पक्ष से एक ऑप्टिमिज्म चाहिए ही, ऑप्टिमिज्म ही वो रास्ता दिखाता ही है। लेकिन रविंद्र सिंह साहब जल्दी से छोटा टिप्पणी। ओके ओके, रविंद्र सिंह साहब छोटी सी टिप्पणी है आपकी भी। क्या जो इतिहास की किताब है वह इतनी भारी है कि वर्तमान और भविष्य दोनों को चोट पहुंचा रही है? गिनाए आप ही के पन्ने जाते हैं सिंह साहब, रविंद्र सिंह साहब। इतिहास इतना अच्छा रहा है, बताया जाता है 17वीं शताब्दी में भारत पूरे विश्व का 25% जीडीपी प्रोड्यूस करता था, जिसमें से 80% कृषि होती थी। इतिहास उधेड़ेंगे तो ऐसे भी इतिहास का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं कि किसानी का भविष्य क्या हो रहा है। जल्दी से सर। किसान के जो बच्चे हैं वो किसानी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ई श्रम पोर्टल देख लीजिए, उसमें 35 लाख बच्चे जो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो उत्तर प्रदेश से हैं। अधिकतर किसान के बच्चे सेंट्रल एशिया में जा चुके हैं, इजराइल जैसे देशों में जा रहे हैं। तो किसानी का भविष्य भी खराब कर दिया इस सरकार ने। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। जगदीश सिंह साहब, वे आउट क्या है? रास्ता दिखाइए सर, रास्ता आप ही को दिखाना है, सरकार चले ना चले लेकिन रास्ता दिखाते रहना चाहिए। जल्दी से आप भी बता दीजिए। बिल्कुल बात होगी। आपने जय जवान जय किसान की बात की, बिल्कुल हाँ, वो चीज पे आज भी इस देश को प्रतिबद्धता दिखानी है। साथ में ये भी याद रखना है कि अटल जी ने उसमें एक और जोड़ दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। बिल्कुल। तो आइए बीजेपी प्रवक्ता जी ने जिन्होंने आंकड़ेबाजी की बात कुछ पक्ष रखा, उनको उसी संदर्भ में हम एक सुझाव दे दें कि आपने आंकड़ेबाजी रखा और कहा कि किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है और बैकलॉग अच्छा खासा दे दिए। बिल्कुल गलत बात है। आप बेसिक पे आइए और देखिए कि कितना आपने गन्ना का बढ़ाया। आप पहले 1.5% ब्लेंडिंग करते थे एथेनॉल का, आज आप उसको 15% कर रहे हैं। मतलब पहले अगर किसान अंश एक लीटर पेट्रोल में 1.5 रुपया था, तो आज किसान अंश 1 लीटर पेट्रोल में 15 रुपया है। अगर 1 लीटर में किसान अंश 15 रुपया है, तो आप ये बताइए 1 क्विंटल गन्ने पे आपने कितना बढ़ाया है जी? तो यहीं से आप सोच लीजिए जय विज्ञान कैसे होगा। अगर आप एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो गन्ना किसान को भी आपको उसमें उसके मुनाफे में भागीदार बनाना पड़ेगा। मक्का की खेती को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उसके लिए वैज्ञानिक उपाय आपको करना पड़ेगा। ओके जगदीश सिंह साहब, क्लोजिंग में विनय राय सर, आप भी बता दीजिए, कोई भी फॉर्मूला तभी सक्सेस होगा जब नीति भी सही हो और नियत भी। क्या एक्सपर्ट से विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है? किस राह पर बढ़ रहा है देश? ऐसा नहीं, विचार विमर्श नहीं किया जा रहा। सरकार जब भी योजना बनाती है, चाहे वो बजट की बात हो चाहे किसानों की बात हो, सारे एक्सपर्ट से, सारे स्टेक होल्डर से बात होती है। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होती है, जब जमीन को बात जाती है, तो ये देखना होगा सरकार को कि जो उसने योजना बनाई है ग्रास रूट पर जाते जाते वो किसानों को उसका लाभ किस तरीके से दिया जा रहा है। क्या उसमें सेलेक्टेड लोगों को देने का प्रयास हो रहा है या उसमें कुछ बिचौलिए हाथ मार ले जा रहे हैं? ये देखना सरकार का और सरकार के अंदर का काम है।
मैं बार बार कहूंगा कि पहले से सुधार हुआ है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है। हाँ। तो सुधार का मतलब जिससे आदमी को उम्मीद होती है उसी से आदमी ज्यादा डिमांड भी करता है। अगर आज सरकार बार बार किसानों के हित की बात कर रही है तो उसकी उम्मीदें जगी है, तो चाहेगा ना। एक समय में देवरिया चीनी मिल बंद हुई, कटपुनिया चीनी मिल हुई बंद हुई, पटरौना चीनी मिल बंद हुई, तो उसकी शिकायत आज लेकर नहीं बैठेगी। ठीक है, पूर्व सरकार में बंद हो गई, लेकिन गन्ना अगर किसान पैदा कर रहा है तो मिल कहीं गिराएगा। Okay. उसका ऑप्शन क्या होगा? उसका अगर मिल उसको उपलब्ध होगा तभी वो गिरा पाएगा। गन्ना तभी बोएगा जब गन्ना का समर्थन मूल्य अच्छा मिलेगा। अगर उसको लागत के बराबर नहीं मिलेगा तो नहीं बो सकता। लेकिन आप क्या इस बात की उम्मीद रखते हैं कि कुशीनगर में ड्रैगन फ्रूट होगा? हम लोग तो नहीं उम्मीद रखते थे, लेकिन आज की तारीख में चाहे हल्दी हो, चाहे ड्रैगन फ्रूट हो, चाहे केला हो, अलग अलग तरीके से किसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अपने आय के सोर्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसमें सिर्फ सरकार को उसको मदद देने की आवश्यकता और ट्रांसपेरेंट ढंग से, सिलेक्टेड किसान नहीं। हम देखते हैं जब अधिवेशन भी होता है तो सिलेक्टेड प्रगतिशील किसानों को बुला लिया जाता है। और मैं एक शिकायत किसानों से भी करूंगा। तब जब डीसीओ में किसान मेले देखे, उस किसान मेले में किसानों का कोई रुचि नहीं रहता है। तरह तरह के वैज्ञानिक अपना भाषण देते हैं और इसको जगदीश सिंह साहब देखे होंगे, 20 से 25 किसान बैठ के सुनते हैं, वो भी जिसको कृषि विभाग बुला कर लाता है। अगर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना पड़ेगा, उनको खुल के सामने आना पड़ेगा, डिमांड को रखना पड़ेगा, तब जाके सरकार पूरा करे। क्योंकि अभी पिछले साल हम लोगों ने खुद कृषि मेला का आयोजन कराया था उत्तर प्रदेश सरकार से कह के, और आप उम्मीद नहीं करेंगे मात्र 50 लोग बैठे थे, या जबकि 3 दिन का कृषि मेला था। हम लोगों ने खुद अपने स्तर से प्रयास किया कि बस लगा किसानों को बुलाया जाए। अपनी अपनी तरह की व्यवस्थाएं हैं, अपने तरफ की व्यवस्थाएं भी होती है, लेकिन किसान के पास कुछ सरकार को जाना पड़ेगा। उसको लगता है खेती बाड़ी छोड़कर हम कहाँ सम्मेलन में जाएं। तो व्यवस्थाओं को सही ढंग से किसान तक पहुंचाइए, अपनी योजनाओं को पहुंचाइए। कैसे योजनाओं का लाभ किसान ले सकता है उसको बताइए, तब जाकर किसानों का भी हित होगा और सरकार की योजना। ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही है, कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम हम चले, रास्ता तय हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही इसका असली उपाय भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का अपना कीमती वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात किसान की हो रही है तो किसान तक उन सुविधाओं की पहुंच की भी होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह देश यानी भारत देश जो किसानों, एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए जाना जाता है, वो वाकई उस पराकाष्ठा तक पहुंचे भी। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।